डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या हैं। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आपने देखा था कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। यूनिट कॉस्टिंग और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में सिस्टमेटाइज करने के लिए कॉस्ट स्टेटमेंट में हम उनको किस तरह से शो करते हैं, तो आप देख रहे थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट कहते थे। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहते थे, जिनको फंक्शन के बेस पे आगे हमने और भी डिवाइड कर दिया था। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि सामग्री किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। सामग्री पर विशेष नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से कम सामग्री अगर होगी तो हमारा उत्पादन प्रभावित होगा, और अगर आवश्यकता से अधिक सामग्री आप रखते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल का पैसा उसमें ब्लॉक हो जाएगा, जिस पैसे को आप अन्यत्र काम में लेकर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते थे। तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर है अपना मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, क्या उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की विधियां और तकनीकें क्या हैं। आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू क्या होता है, उस पर डिस्कशन रहेगा। तो सामग्री जो नियंत्रण है, सामग्री लागत नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, वो आप देख रहे हैं कि सही प्रकार की हम सामग्री सही मात्रा में सही समय पर उपलब्ध हो जाए, जिससे सभी प्रकार की सामग्रियों की लागत का भार प्रति इकाई पर कम किया जा सके। ऑब्जेक्ट यही है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का, कि जो मटेरियल है वो सही प्रकार का, सही समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध हो, ताकि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। हम इस तरह से मटेरियल के स्टॉक्स के लेवल को मैनेज करें ताकि हम मटेरियल की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। मटेरियल के संबंध में 3 टर्म काम में लिए जाते हैं। एक तो स्टोर होता है, एक स्टॉक एंड इन्वेंट्री। तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, उसको आप पहले देख लीजिएगा। स्टोर से आशय उन सभी मदों से होता है जिन्हें स्टोर रूम में रखा जाता है। स्टोर रूम में क्या क्या रखते हैं? रॉ मटेरियल होगा, सन्ड्री सप्लाईज, मेंटेनेंस का मटेरियल होगा, स्पेयर पार्ट्स होंगे, टूल्स होंगे। जो भी सामग्री स्टोर में रखी जाती है वो सारी सामग्री स्टोर के रूप में परिभाषित की जाती है या जानी जाती है। स्टॉक में हम 2 ही तरह के माल को शामिल करते हैं, या तो वो वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल हो या पूर्ण निर्मित माल हो, फिनिश्ड गुड्स को शामिल करते हैं। और इन्वेंट्री में क्या होता है, इसमें स्टोर में जितने तरह की सामग्री है वो भी शामिल होगी और स्टॉक है वो भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त जो डिफेक्टिव मटेरियल है, जो काम में लाने लायक नहीं है, दूषित है, उसको भी शामिल किया जाता है। मींस इन्वेंट्री का जो एरिया है वो बहुत व्यापक होता है, उसमें स्टोर, स्टॉक एंड डिफेक्टिव मटेरियल्स को शामिल किया जाता है। चूंकि मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में, तो मटेरियल पर
कंट्रोल करने के लिए, उसकी लागत को मिनिमाइज करने के लिए कई सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स काम में लिए जाते हैं। तो अब मैं बात स्टार्ट करता हूँ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण की विधियाँ एवं तकनीकें। कई तरह की तकनीकें काम में हम लेते हैं। पहले पॉइंट या ए पॉइंट में मैं अभी बात स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, सेटिंग स्टॉक लेवल। विभिन्न तरह के स्टॉक के स्तर को निर्धारित करना या स्टॉक के स्तरों को निर्धारित करना। तो कौन कौन से आप स्टॉक के स्तर निर्धारित कर सकते हैं? पहला, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल पुनः आदेश स्तर, मीन्स वो स्तर जिस स्तर पर मटेरियल का स्टॉक आते ही आपको आदेश देने की कार्यवाही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, या मैं यूं कहूं कि आदेश आपको दे देना चाहिए। दूसरा स्टॉक का लेवल होता है न्यूनतम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब आपके स्टोर में जिस सामग्री को आप अपने प्रोडक्शन में काम लेते हैं उसका मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। उससे नीचे अगर जाती है सामग्री तो फिर आपका उत्पादन प्रभावित होगा, तो वो कहलाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब अधिक से अधिक उस सामग्री का स्टोर में कितना माल उपलब्ध होना चाहिए ताकि हमारा उत्पादन का काम सुचारू रूप से चलता रहे। अगर उससे ज़्यादा, मैक्सिमम से भी ज़्यादा आप स्टोर में रखेंगे मटेरियल, तो हमारी अननेसेसरी कैपिटल वहाँ पे ब्लॉक होगी, जिसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एक होता है एवरेज स्टॉक, औसत स्टॉक। सामग्री का औसत स्टॉक स्टोर में कितना होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 4 तरह के पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। इन स्टॉक के लेवल्स को आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में फार्मूला जरा देख लीजिएगा। रीऑर्डर लेवल का मतलब कहाँ पर स्टॉक आते ही हमें आदेश देना है, तो वो लेवल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मतलब अधिकतम आपका उपभोग की दर क्या है और अधिकतम माल के आने में लगने वाला समय कितना है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। अधिकतम उपभोग और अधिकतम पीरियड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। मिनिमम स्टॉक का लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल अगर निकालना हो तो फार्मूला मेरा रहेगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर का जो लेवल आपने फिक्स कर रखा है उसमें से माइनस कर दीजिएगा औसत उपभोग इनटू माल की डिलीवरी में लगने वाला औसत समय, एवरेज रीऑर्डर पीरियड। उसको आप घटा देंगे तो आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। उस लेवल से नीचे स्टोर में सामग्री का स्तर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको उत्पादन जारी रखने में समस्या आएगी। अधिकतम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, माल का अधिक से अधिक कितना स्टॉक स्टोर में होना चाहिए, उसके लिए फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश का स्तर जो पहले पॉइंट में निकाला, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश की मात्रा, उसमें से माइनस कर देना है मिनिमम उपभोग और मिनिमम माल सप्लाई में लगने वाला समय, मींस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम या न्यूनतम उपभोग की दर और न्यूनतम लगने वाले समय को मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगी उसको रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में से लेस कर दूंगा तो आ जाएगा कि मैक्सिमम हमारे यहाँ स्टॉक का लेवल क्या होना चाहिए। एवरेज स्टॉक लेवल
एवरेज का मतलब होता है जो अधिकतम और न्यूनतम स्टॉक लेवल है उनके बीच का। तो बीच का निकालने के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2, और अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल में प्लस कर दीजिएगा रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा। मिनिमम स्टॉक लेवल जो आपने निकाला था उसमें रीऑर्डर पुनः आदेश मात्रा जो है उसका आधा हिस्सा अगर मैं जोड़ दूं तो वो आ जाता है एवरेज स्टॉक लेवल। तो 4 लेवल्स तो ये हो गए सामग्री के बारे में। रीऑर्डर लेवल कब आदेश देना है, मिनिमम कितना स्टॉक रखना चाहिए, अधिकतम स्टॉक कितना रखना चाहिए, और औसत स्टॉक कितना रखना चाहिए। अब बात करता हूं सेफ्टी स्टॉक लेवल या सुरक्षित स्टॉक स्तर की। तो सामान्यतः रीऑर्डर जो क्वांटिटी होती है, पुनः आदेश की मात्रा होती है, उसी को ही सेफ्टी स्टॉक लेवल कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे अलग से पूछे तो एवरेज यूसेज एंड एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मतलब औसत उपभोग की दर और सामग्री की सप्लाई में लगने वाला औसत समय, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक लेवल। यहाँ तक अगर माल हमारे पास मौजूद है तो हम सुरक्षित हैं। इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है तो फिर हमारे प्रोडक्शन में बाधा हो सकती है, हमारा प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है, जिससे हमें लॉस हो सकता है। एक होता है संकट स्टॉक स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल या खतरा स्टॉक लेवल। खतरे का मतलब वो लेवल जिस पर अब अगर आपने माल नहीं मंगाया स्टॉक में तो आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं रह सकता है, आपको लॉस होगा। मींस प्रोडक्शन या इक्विपमेंट्स मशीन्स को आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का। तो डेंजर स्टॉक लेवल अगर आपको निकालना हो, क्वेश्चन में पूछता है, तो मिनिमम यूसेज, न्यूनतम उपभोग की दर, एंड मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई, नॉट फॉर रेगुलर सप्लाई। आपातकालीन सप्लाई करने में कम से कम कितना समय लगेगा, वो डेज या मंथ, और न्यूनतम उपभोग पर मैं अगर उत्पादन को चालू रखता हूं तो कितना कंजम्पशन होगा। मिनिमम कंजम्पशन एंड मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई दोनों को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं डेंजर स्टॉक का लेवल कि हमारे पास कितनी यूनिट्स संकटकालीन परिस्थितियों के लिए स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के लेवल्स आप फिक्स करते हैं, तो 6 तरह के आप लेवल्स फिक्स कर सकते हैं। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, सेफ्टी लेवल और डेंजर लेवल। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं EOQ। मटेरियल जब आप मंगाते हैं, मंगा करके आप स्टोर में रखेंगे तो उसमें 2 तरह की कॉस्ट लगती हैं हमारी। कौन कौन सी? एक तो मटेरियल के लिए ऑर्डर देते हैं, मटेरियल आता है, मींस ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत। और दूसरा, मटेरियल आ गया आपके पास स्टॉक में, तो अब उसको स्टॉक में रखने के लिए आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं वो कहलाता है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। मींस सामग्री मंगाने के लिए मटेरियल की कॉस्ट जो है वो तो है ही है, साथ ही 2 एडिशनल एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है आर्थिक मात्रा से आशय उस लेवल से है जिस पर आदेश देने की लागतें
और सामग्री को स्टोर में रखने की लागतें बराबर हो जाए। मीन्स ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है जिस ऑर्डर की क्वांटिटी पर या जितनी मात्रा में ऑर्डर देने पर आदेश देने और सामग्री को स्टॉक में रखने की लागतें बराबर होती हैं, वो कहलाता है आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। किस तरह से निकालेंगे, किस लेवल पर हमारे आदेश और कैरिंग की कॉस्ट इक्वल होती होगी, वो लेवल कौन सा है, वो कहलाता है EOQ। फार्मूला होता है √2UO/C। यू से मतलब एनुअल यूसेज और कंजम्पशन, वार्षिक उपभोग। यू से मतलब वार्षिक उपभोग। ओ से मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, पर ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत कितनी है। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। एक यूनिट को स्टॉक में 1 साल तक आप रखते हैं तो उसको रखने पर जो आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है वो कहलाता है कैरिंग कॉस्ट और सी। तो आर्थिक आदेश मात्रा वो लेवल है जिस मात्रा में आपको आदेश देना चाहिए ताकि ऑर्डर देने और ऑर्डर के बाद माल प्राप्ति पर जो खर्चा होता है दोनों बराबर हो सकें। वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल देखिए, सपोज एनुअल डिमांड है 3200 यूनिट की, वार्षिक जो डिमांड है 3200 यूनिट की है, प्रति इकाई लागत 6 रुपये है तथा वर्ष पर्यंत प्रति इकाई सामग्री रख रखाव व्यय प्रति इकाई लागत के 25% है। साल भर अगर कोई यूनिट रखते हैं तो उसकी कॉस्ट का 25% तो कैरिंग कॉस्ट या रख रखाव पर खर्च करना पड़ता है। एक बार ऑर्डर देते हैं तो उसकी लागत आती है 150 रुपये। आपसे पूछता है EOQ बताइए किस मात्रा में मुझे आदेश देना चाहिए ताकि ऑर्डर देने और सामग्री को रखने की लागतें बराबर हो सकें। दूसरा कहता है वर्ष में आदेशों की संख्या बताइए, कितनी बार आदेश देना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट आपसे पूछते हैं 2 क्रमिक आदेशों के मध्य समय अंतराल बताइए। 2 कंसेक्यूटिव, पहले ऑर्डर दिया फिर दूसरा दिया, तो दोनों ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम का इंटरवल है, गैप है, वो गैप को आपको बताना है। तो EOQ का फार्मूला तो आप जानते हैं, √2UO/C। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, √2 इंटू यू का मतलब एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक उपभोग, और वो आपको बता रखा है 3200 इकाइयाँ की वर्ष में डिमांड होती है तो एनुअल कंजम्पशन 3200 है, इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने की लागत 150 दे रखी है, डिवाइड करना है आपको कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। एक यूनिट को 1 वर्ष तक रखें तो कितना खर्चा होगा। प्रश्न में आपसे कहते हैं कि एक यूनिट को 1 वर्ष तक रखने का खर्चा उसकी लागत का 25%, और यहाँ लागत पर यूनिट कितनी है 6 रुपये, तो 25% ऑफ ₹6, दैट इज 1.5, 1.5 रुपया। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, अंडर रूट लेकर के आ गया 800। तो इसका मतलब आपको 800 इकाइयों का कम से कम आदेश देना चाहिए ताकि आपकी ऑर्डर देने की लागत और माल आने के बाद उसको रख रखाव पर व्यय करने के जो व्यय हैं वो बराबर हो सकें। दूसरा आपसे प्रश्न में पूछा है कि कितने आदेश देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर इज इक्वल टू वार्षिक उपभोग कितना है, एनुअल यूसेज 3200, 3200 यूनिट्स का, और EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है 800 यूनिट। एक बार में 800 इकाइयों का आदेश करना चाहिए
तो 3200 इकाइयाँ साल में मंगानी है, 800 एक बार में मंगाएंगे, तो इसका मतलब 3200 बटे 800 मीन्स 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे। 4 ऑर्डर में ही आपका एनुअल कंजम्पशन का मटेरियल आ जाएगा और हमारी ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगी। साथ ही पूछा कि दो आदेशों के बीच में कितना गैप होगा, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स, दो लगातार ऑर्डर्स के बीच में कितना समय लगेगा या समय का गैप होगा। तो पूरे साल में हमें ऑर्डर कितने देने हैं, ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, 4। साल में आपको 4 ऑर्डर देने हैं और मंथ होते हैं 12, तो 12 में भाग दे दिया मैंने 4 का। इसका मतलब आपको हर 3 महीने के बाद ऑर्डर देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद आप 800 इकाइयों का ऑर्डर कर देंगे तो आपके पास एनुअल कंजम्पशन के लिए जो 3200 यूनिट है वो आ जाएंगी। तो इस तरह से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया, सेटिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है और उसको आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।